हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर के न्यूयॉर्क पहुंचते ही डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या रिक्वेस्ट की है, नेपाल के जेंजी प्रोटेस्ट के ऊपर भारत की सरकार का दिल कैसे पिघल गया है, कनाडा ने कई सालों के बाद भारत को कौन सी गुड न्यूज दी है और इजराइल के लिए कौन सी बैड न्यूज निकल कर आ रही है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल सर और विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर सर ये दोनों ही अमेरिका पहुंच गए हैं। जयशंकर सर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत को रिप्रेजेंट करते हुए वहां पर स्पीच देने के लिए गए हैं, यानी कि जयशंकर सर अमेरिका के इन्विटेशन के ऊपर नहीं गए थे। लेकिन न्यूज निकल कर आ रही है कि अभी कुछ ही घंटों में जयशंकर सर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की साइडलाइंस के ऊपर न्यूयॉर्क में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ एक बायलैटरल मीटिंग करने वाले हैं। जयशंकर सर की स्पीच 27 सितंबर यानी कि 5 दिन के बाद है, लेकिन अगले 4 से 5 दिनों के दौरान जयशंकर सर न्यूयॉर्क में कई सारे वर्ल्ड लीडर्स और फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करेंगे। वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले आज जयशंकर सर ने अपनी पहली मीटिंग फिलीपींस की विदेश मंत्री थेरेसा लजारो के साथ की है। इस साल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को दुनिया के 170 से भी ज्यादा देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स पर्सनली एड्रेस देकर संबोधित करेंगे। अब उनके साथ डेलीगेशन में फॉरेन मिनिस्टर भी और कई बार एनएसएस भी साथ आते हैं, और जो लीडर्स खुद ही नहीं आते हैं उनकी जगह उस देश का विदेश मंत्री जनरल असेंबली को संबोधन देने के लिए आता है। पहले सभी देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स का नंबर लगता है एंड देन उसके बाद 1 बाय 1 सभी देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स का संबोधन होता है, और जिस देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स और विदेश मंत्री दोनों ही नहीं आते हैं फिर उनकी जगह यूनाइटेड नेशंस में जो उनका एम्बेसडर होता है वो संबोधन देता है एंड उनका नंबर विदेश मंत्रियों के बाद ही आता है। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर ये जनरल असेंबली के स्पीकर्स की इस साल की लिस्ट आ रही है। इसमें बताया गया है कि कौन सी डेट के ऊपर कौन से देश का नंबर आ गया है एंड उस कंट्री से कौन स्पीच देने वाला है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि कौन से देश को क्या नंबर मिला है। जयशंकर सर को सबसे लेट 27 सितंबर के आसपास की डेट मिली है, लेकिन अगले 4 से 5 दिनों तक जयशंकर सर न्यूयॉर्क में बिल्कुल भी फ्री नहीं है। इन 4 से 5 दिनों में जयशंकर सर एटलीस्ट 20 से 25 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बायलैटरल मीटिंग्स करेंगे। इसीलिए जयशंकर सर एक हफ्ते पहले ही न्यूयॉर्क में जाकर वहां पर डेरा डालकर बैठ गए हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल सर की बात करें तो वो अमेरिका की बायलैटरल विजिट के ऊपर गए हैं एंड वहां पर केवल अमेरिका के साथ ट्रेड डील से संबंधित मीटिंग्स करेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है कनाडा से, और ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। जैसा कि आपको पता होगा, कनाडा में जस्टिन ट्रूडो के जाने के बाद प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने आ गए हैं और वो खालिस्तान वाले मसले के ऊपर भारत के साथ कोऑपरेट करने का प्रॉमिस कर चुके हैं। उसी के बाद भारत ने भी कनाडा के साथ टाइज को रीसेट किया है, डिप्लोमेट्स की अपॉइंटमेंट वापस से कर दी है और दोनों देशों के बीच अब बायलैटरल मीटिंग्स वापस से रीस्टार्ट हो गई हैं। एंड इसी बीच कनाडा ने खालिस्तान रिलेटेड मसले में एक बहुत ही बड़ा स्टेप उठाया है। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि कनाडा की पुलिस ने सिख फॉर जस्टिस के हेड गुरपतवंत सिंह पन्नू के राइट हैंड इंद्रजीत सिंह गोसाल को अरेस्ट किया है। 36 साल का इंद्रजीत सिंह गोसाल एक खालिस्तानी टेररिस्ट है। इसके ऊपर फायर आर्म्स पोजेशन से रिलेटेड मल्टीपल चार्जेस लगाए गए हैं। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये गुरपतवंत सिंह पन्नू का पीएसओ यानी कि पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी रह चुका है, और हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद ये कनाडा के अंदर इलीगल ड्रग्स ट्रैफिकिंग का काम संभाल रहा था और खालिस्तानी रेफरेंडम कराने और भारत विरोधी रैलीज ऑर्गेनाइज करने का भी काम यही संभाला करता था। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इस बार ये जो अरेस्ट हुआ है ये बस इसी तक सीमित रहता है या फिर और भी खालिस्तानी एलिमेंट्स को कनाडा की पुलिस आगे चलकर से अरेस्ट करेगी। अब ये जो इंद्रजीत सिंह गोसाल है ये पिछले साल ग्रेटर टोरंटो एरिया में एक हिंदू मंदिर के ऊपर हमला करने में भी शामिल था। उस समय भी इसको अरेस्ट किया गया था, लेकिन तब चार्जेस इतने गंभीर नहीं थे, इसलिए इसको बाद में रिलीज कर दिया गया था। रिसेंट डेवलपमेंट्स को देखा जाए तो पिछले हफ्ते 18 सितंबर को हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर और कनेडियन एनएसए नैथली ड्रूइन इन दोनों के बीच न्यू दिल्ली में बायलैटरल मीटिंग हुई थी। एंड अब एक हफ्ते के अंदर ही एक बड़े खालिस्तानी टेररिस्ट का अरेस्ट होना ये दिखाता है कि नई कनेडियन गवर्नमेंट भारत के साथ टाइज को इम्प्रूव करने के लिए पॉजिटिव सिग्नल दे रही है। आई होप कि ये मोमेंटम आगे चलकर भी दोनों देशों के बीच जारी रहे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के तेजस फाइटर जेट्स को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि तेजस फाइटर जेट हमारा स्वदेशी और मेड इन इंडिया फाइटर जेट है, लेकिन अभी भी तेजस के इंजन से लेकर और कई सारे कंपोनेंट्स हैं जो आज भी हमको इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पिछले काफी समय से कोशिश कर रहे हैं कि तेजस फाइटर जेट में इंडिजीनियस कंटेंट को बढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट्स भारतीय ओरिजिन के हों, और उसी दिशा में भारत को एक बहुत ही बड़ी सफलता मिली है। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल डॉक्टर डीके सुनील जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इन्होंने पिछले कल जानकारी दी है कि तेजस मार्क 1 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 60% के इंडिजीनियस कंटेंट के टारगेट को अचीव कर लिया है। टू बी प्रिसाइज, तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स में इस समय 62% इंडिजीनियस कंटेंट है एंड अब टारगेट रखा गया है कि तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स का जो सेकंड बैच होगा
उसमें 70% के इंडिजिनियस कंटेंट को अचीव किया जाए और फॉरेन कंपनीज के ऊपर से हमारी डिपेंडेंसी और निर्भरता पूरी तरह से खत्म हो, ताकि फ्यूचर में हमें किसी भी फॉरेन कंपनीज की सप्लाई चेन के कारण बिल्कुल भी सफर ना होना पड़े। तेजस फाइटर जेट में इंडिजिनियस कंटेंट को 60 से 70% तक ले जाने में ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि तेजस मार्क 1 की ऑपरेशनल एक्सीलेंसी भी मेंटेन रहे, तभी जल्दबाजी बिल्कुल नहीं की जा रही है। नो डाउट कि इंडिजिनियस कंटेंट ज्यादा होने के कारण तेजस फाइटर जेट की कॉस्ट भी कम हो जाएगी, लेकिन अभी भी भारत में फाइटर जेट्स या फिर एक फुल फ्लैश्ड एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स और पार्ट्स का इकोसिस्टम पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से तेजस मार्क 1 ने फाइटर जेट्स के इंडिजिनियस कंटेंट को बढ़ाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। रिसेंटली भारत में कई सारी MSMEs खड़ी हुई हैं जो एरोस्पेस और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में एंटर हो रही हैं, और DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन सब के साथ मिलकर भारत में एक प्रॉपर डिफेंस इकोसिस्टम खड़ा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और नेपाल से संबंधित। अभी कुछ ही दिन पहले नेपाल में जेंजी प्रोटेस्ट हुए थे, जिसमें नेपाल के जेंजी ने नेपाल के मिनिस्टर्स के घरों के साथ साथ नेपाल की गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। नेपाल की पार्लियामेंट बिल्डिंग को आग लगा दी गई थी, सरकारी दफ्तरों की बिल्डिंग्स को टारगेट किया गया था, नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, उसके बाद प्रेसिडेंशियल बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस जो कि सिंगा दरबार में होता था, और कई सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी, सबको टारगेट किया गया, तोड़फोड़ की गई और आग के हवाले कर दिया गया था। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट को तो आजकल सड़क के ऊपर टेंट लगाकर काम करना पड़ रहा है। अब हुआ ये कि ये जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर नेपाल के जेंजी प्रोटेस्ट में तबाह और नष्ट हो गया है, इसको खड़ा करने में भारत ने भी अपने समय पर मदद की थी, एंड अब इस बार फिर से नेपाल भारत से मदद की आस लगाकर बैठा है, और इन सब बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को रिपेयर और रीबिल्ड करने में नेपाल को भारत की मदद चाहिए। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत के जो नेपाल में एम्बेसडर हैं नवीन श्रीवास्तव सर, इन्होंने नेपाल के एनर्जी मिनिस्टर कुलमान घिसिंग के साथ एक मीटिंग की है और नेपाल को अश्योर किया है कि नेपाल को आश्वासन दिया है कि रिसेंटली जेंजी प्रोटेस्ट में जो भी उनको नुकसान पहुंचा है, जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स डैमेज हो गई हैं, इनकी रिकंस्ट्रक्शन, इनको रीबिल्ड करने और रिपेयर करने में भारत नेपाल की मदद करने के लिए तैयार है। अब ये तो खैर मीडिया में नहीं आया है कि नेपाल की सरकार ने क्या डायरेक्टली भारत से मदद मांगी है, या फिर भारत खुद ही दयावान बनकर सामने से ऑफर कर रहा है कि हम नेपाल की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को रिपेयर कर लेते हैं या फिर रिकंस्ट्रक्शन करके दे देते हैं। लेकिन ये बात एकदम श्योर है कि इंडियन टैक्स पेयर्स का हजारों करोड़ रुपीस एक बार फिर से नेपाल को फ्री में मिलने जा रहा है, और ये वही लोग हैं जो 2-4 महीने में ये मदद भूल जाएंगे, चाइना की गोद में जाकर बैठ जाएंगे, और फिर उसके बाद उत्तराखंड के लिपुलेख, काला पानी, ओलंपियाधुरा को अपना हिस्सा बताएंगे। वैसे एक आर्गुमेंट ये भी है कि नेपाल चाइना के क्लोज ना चले जाए, इसलिए हमको नेपाल को फाइनेंशियल सपोर्ट देनी पड़ेगी, सेम जैसे भारत ने फाइनेंशियल क्राइसिस के समय श्रीलंका को रेस्क्यू किया था। आपको क्या लगता है कि जेंजी प्रोटेस्ट के बाद नेपाल की बिल्डिंग्स को रिकंस्ट्रक्शन करने में मदद करना क्या ये सही है? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और टर्की को लेकर। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि इंडियन नेवी की स्टेल्थ फ्रिगेट INS त्रिकंड टर्की के सबसे बड़े दुश्मन ग्रीस के नेवल बेस के ऊपर पहुंची है, जहां पर इंडियन नेवी और ग्रीक नेवी ने इतिहास में अपना पहला नेवल युद्धाभ्यास किया है। ग्रीस के बाद अब न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडियन नेवी की स्टेल्थ फ्रिगेट INS त्रिकंड टर्की के एक और दुश्मन देश साइप्रस के नेवल बेस के ऊपर पहुंच गई है, एंड अब इंडियन नेवी ने साइप्रस में जाकर पोर्ट कॉल ली है। ये पहली बार है जब इंडियन नेवी टर्की के ठीक नीचे इतने करीब आकर मेडिटेरेनियन सी में इतनी लंबी डिप्लॉयमेंट कर रही है। साइप्रस नेवी के साथ वहां पर कोई नेवल एक्सरसाइज तो खैर नहीं होगी, लेकिन इंडियन नेवी और साइप्रस नेवी के ऑफिशियल्स आपस में काफी सारी बायलैटरल मीटिंग्स करने वाले हैं, और दोनों देशों के बीच नेवल डिफेंस कोऑपरेशन को मजबूत करने पर डिस्कशंस होंगी, जो कि टर्की को घेरने के लिए भारत का बहुत ही बड़ा स्टेप माना जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की GDP को लेकर। आज 22 सितंबर है और आज से नए GST स्लैब्स लागू हो गए हैं, और नए GST रिफॉर्म्स को लेकर भारत सरकार में पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी सर ने कहा है कि ये जो GST रिफॉर्म्स सरकार ने ला लिए हैं, इसके कारण भारत को GDP में 0.8% का बूस्ट आ सकता है, यानी कि GST रिफॉर्म्स के कारण भारत की GDP ग्रोथ रेट 0.8% और बढ़ सकती है। अगर बिना GST रिफॉर्म्स के 7% थी, तो अब GST रिफॉर्म्स करने के बाद 7.8% हो सकती है, ये कहना है पेट्रोलियम मिनिस्टर का। वैसे नो डाउट कि GST रिफॉर्म्स आम आदमी के लिए राहत की खबर है, लेकिन GDP में 0.8% का बूस्ट आना ये थोड़ा बड़ा चैलेंज होगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इजराइल फलस्तीन इशू को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की शुरुआत के साथ ही यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, ये तीनों देश G7 कंट्रीज के पहले 3 देश हैं जिन्होंने ऑफिशियली फलस्तीन को मान्यता दे दी है। जापान, इटली और जर्मनी, इन तीनों ने एंड मूवमेंट के ऊपर अपने हाथ पीछे कर लिए हैं। आज देर रात तक फ्रांस भी अनाउंसमेंट करने वाला है, जिसके बाद G7 के टोटल 4 देश ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, ये चारों फलस्तीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर के ऊपर मान्यता दे देंगे। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं।
कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है, और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा, और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।